और अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक्सिस एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर फिक्स इनकम आदित्य पगारिया। आदित्य जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहला सवाल, आपने आरबीआई की पॉलिसी को कैसे देखा? क्योंकि उन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन रखा, जबकि उस समय जब पॉलिसी हुई तो जो वेस्ट एशिया की वॉर थी वो मतलब उसकी वजह से क्रूड काफ़ी हाई था। पहला व्यू आपका, पॉलिसी को आपने कैसे देखा और उसका फिक्स इनकम मार्केट पर इम्पैक्ट कैसा रहेगा? धन्यवाद अनुज जी, शो पे बुलाने के लिए। पहले तो जो आरबीआई पॉलिसी थी बहुत ही सोची समझी पॉलिसी थी। आप देखेंगे जो वॉर था उस टाइम पे एकदम पीक पर था। उस टाइम पे जो आरबीआई ने जिस तरह से पॉलिसी दी है, गवर्नर ने मार्केट को जितने भी कंसर्न्स थे वो पूरे एसोएज कर दिया। मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाई क्रूड के बदौलत हो सकता है कि आरबीआई स्टांस चेंज करे, हो सकता है कि जल्दी रेट हाइक चालू कर दे। बट गवर्नर ने क्लियरली आके जो अपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट दिए हैं क्लोज टू 4.6 और जो ग्रोथ फोरकास्ट दिया था फॉर 2026-27 वो करीब 6.97% के आसपास दिया था। तो ग्रोथ एज वेल एज इन्फ्लेशन जो आरबीआई का बैंड है वो उस बैंड में अभी तक दोनों उसी उसी राह पर चल रहे हैं। तो उस हिसाब से आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली बोला गया है मार्केट को कि यहाँ से कोई इमीडिएट रेट हाइक नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने लिक्विडिटी, जिस तरह से मार्केट में कंसर्न्स थे कि मार्केट की लिक्विडिटी टाइट कर देगी रेट हाइक करने के पहले, वो सब भी जो भी मार्केट के कंसर्न्स थे क्लियरली उन्होंने मना कर दिया है कि एवरी टाइम दे विल बी देयर टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट, और रेट हाइक भी इमीडिएट करने से उन्होंने मना कर दिया। तो बहुत ही एक सूदिंग एक्सपीरियंस रहा है। और इसी वजह से हम लोगों ने देखा है कि 10 ईयर जीसेक में रैली हुई है, प्लस 2 साल 3 साल कॉर्पोरेट बॉन्ड में रैली हुई है आरबीआई पॉलिसी के बाद। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी पॉलिसी रही थी आरबीआई की। आरबीआई की पॉलिसी अच्छी रही थी। तो दूसरा सवाल, जैसा आपने कहा उस समय पॉलिसी एकदम पीक पर, वॉर उस समय पीक पर थी, क्रूड काफ़ी ऊपर था, 100 के ऊपर था। क्या सारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो आरबीआई मैनेज कर पाई? नहीं, बिल्कुल। जो मार्केट का जो भी फियर था, इट वाज रादर देन एक्सपेक्टेशन। जो मार्केट का फियर था वो आरबीआई ने क्लियरली बोला कि ऐसा कुछ पैनिक की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट इन अ हाइकिंग रेट मोड। मार्केट में लिक्विडिटी भी एम्पल रख के रखेंगे। जो कोर लिक्विडिटी की हम बात करते हैं, करीब मार्च एंड में 4.5 लाख करोड़ की कोर लिक्विडिटी थी मार्केट में। तो प्लस जो हम लोग फोरकास्ट करते हैं जो लिक्विडिटी आगे नेक्स्ट 2-3 महीने में आएगी, तो वो हिसाब से हम लोग समझते हैं कि 5 से 5.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी, कोर लिक्विडिटी। अगर ये लिक्विडिटी अगर मार्केट में इतनी रहती है तो हमारे हिसाब से निवेशकों के लिए किसी भी तरह का पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्रूड प्राइसेस का कितना इम्पैक्ट अब आपके हिसाब से इंटरेस्ट रेट आउटलुक में सेटल हो चुका है और इसका कितना इम्पैक्ट आगे जाकर होगा? तो अगेन आरबीआई ने बोला है कि उन्होंने अपने कैलकुलेशंस में आप जो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन देखेंगे और जो ग्रोथ के कैलकुलेशंस देखेंगे, उसमें आरबीआई क्लियरली सेड कि हमने 80-85 बैंड क्रूड का भाव उन्होंने लिया है, प्लस रुपी का जो भाव है करीब 90-95 पर डॉलर के हिसाब से उन्होंने एस्टिमेट किया है। और ये जो दोनों इन्होंने मापदंड लिए हैं काफी मैं नहीं बोलूंगा बहुत कंजर्वेटिव, बहुत एग्रेसिव है, काफी बैलेंस्ड अप्रोच की है इन दोनों नंबर्स पे अराइव करने के लिए। और जैसे कि हम बात करते हैं कि एवरी डॉलर ऑफ क्रूड इंक्रीज लीड्स टू 10 बेसिस इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है 10 बेसिस की। तो वो हिसाब से जो आरबीआई ने प्रोजेक्शन किया है ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट काफी बैलेंस्ड है। तो वो हिसाब से हमारे हिसाब से कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है मार्केट में अभी। ओके, चलिए अब आते हैं फंड्स पर, क्योंकि देखिए जो 2 से 3 साल की कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स हैं वो रफली 7.5% पर हैं और जो लॉन्ग टर्म की जीसेक्स हैं वो करीब करीब 7.7% पर हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से एक इन्वेस्टर को, जो फिक्स इनकम इन्वेस्टर है, उसे इस समय क्या करना चाहिए? कहाँ ओवरवेट होना चाहिए, शॉर्टर एंड पर या लॉन्गर एंड पर?
बहुत ही अच्छा सवाल है अनुज। इन्वेस्टर्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ड्यूरेशन फंड में डालना चाहिए मुझे, या फिर 2 साल 3 साल कॉर्पोरेट बॉन्ड तक के फंड्स में लिमिट करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को। तो उस हिसाब से आज के दिन आप देखेंगे 10 साल जिसे ट्रेड हो रहा है करीब 6.85% पे। वहीं पे 2 साल 3 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जैसे कि आपने सही कहा, करीब 7.40 7.50 के बैंड में हमको मिल रहा है। तो इन्वेस्टर जिसको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, जिसको अपना पोर्टफोलियो में लीस्ट वॉलेटिलिटी और स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, तो हाँ, आप देखेंगे कि आरबीआई का ऑपरेटिव रेट अभी 5 क्वार्टर है। वो इजी लिक्विडिटी के हिसाब से ओवरनाइट रेट जो हो रही है वो करीब 5% के आसपास होती है। तो 5% का ओवरनाइट डिप्लॉयमेंट है। प्लस आप देखेंगे अगर 2 साल 3 साल कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको वहां से 240 से 250 बेसिस अगर पॉइंट ऊपर आपको मिलता है, तो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। काफी कुशन इसके अंदर आ जाता है। हिस्टोरिकली आप देखोगे कभी रेट हाइक भी होती है, तो बहुत एग्रेसिव रेट हाइक होने के बावजूद भी आपको जो कैरी प्रोवाइड कर रहा है 250 से 250 बेसिस का, वो पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को काफी कुशन देगा। तो इन्वेस्टर जो अगले 2 साल 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से पैसा डालना चाहते हैं, उनको लिए हम लोग सजेस्ट करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड ओरिएंटेड फंड्स, जो 2 साल 3 साल कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड्स को एक्टिवली देखें। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, 2 पार्ट सवाल। एक तो जो रिसेंट एसआईपी सर्ज है उस पर आपका क्या व्यू है, क्योंकि मार्च में 32,000 करोड़ का एसआईपी आया, जो एक तरीके से एक हार्ट वार्मिंग भी था कि मार्केट के डिक्लाइन में लोगों ने एसआईपी जारी रखी, उल्टा और एसआईपी स्टार्ट की। और दूसरा, उन एसआईपी इन्वेस्टर्स को आपका सवाल क्या होगा डेट फंड के रोल को लेकर उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में? नहीं, एसआईपी मतलब इंडियन निवेशक जो है दाद देनी पड़ेगी कि मार्केट करेक्शन के बावजूद भी कहीं पे भी उनका पेशेंस लूज नहीं किया है। इनफैक्ट मैं कुछ नंबर्स देख रहा था, जो हम 32,000 करोड़ की जो मंथली एसआईपी की बात करते हैं, उसका आप नंबर देखें, थोड़ा डेटेड नंबर है, बट पर इन्वेस्टर जो एसआईपी होती है वो 3,000 रुपए की होती है। तो आप सोचिए कि 3,000 रुपए इन्वेस्टर डाल के जो म्यूचुअल फंड को पूरे महीने में 32,000 करोड़ रुपए आता है, तो दैट्स अ वेरी, जो बोलते हैं ग्रैनुलर पोर्टफोलियो बोलते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कोई लंपी फ्लोज आ रहे हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, सो दैट इज अ वेरी गुड नंबर इंडियन इन्वेस्टर्स के हिसाब से। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो एसआईपी कंटिन्यू की है, बाजार गिरा है तो भी उन्होंने अपना पेशेंस लूज नहीं किया है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। आप डेट की बात करेंगे तो डेट में से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, आप डेट फंड्स को यूज करके वाया एन एसटीपी रूट, जो आप ट्रेडिशनली आप बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है इक्विटी फंड्स में जाने के लिए, आप इक्विटी फंड्स में ये निवेश करने के लिए आप डेट फंड्स का भी यूज कर सकते हैं वाया एन एसटीपी रूट, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, वो चीज आप एक डेट म्यूचुअल फंड में पार्क कर दीजिए, जो आपको आपके जो बैंक अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे काफी बेटर देता है। जैसे मैंने बताया था अभी, स्प्रेड ओवरनाइट जो रेट रहती है उससे आपको 200 से 250 बेसिस पॉइंट इजीली आपको रेट ऊपर मिल रहा है। तो वो प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक एसटीपी मोड है जो आजकल के निवेशकों के लिए बहुत ही कारगर रहेगा इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग ओवरऑल रिटर्न्स ऑन द पोर्टफोलियो। आदित्य जी, एक वेरी क्विक फॉलो अप, इस समय कितना प्रोपोर्शन में डेट म्यूचुअल फंड में डालूं? अगेन थोड़ा एसेट एलोकेशन डिपेंडिंग ऑन एज, रिक्वायरमेंट, सबके रिक्वायरमेंट कैसे है, बट मैं से इतना बोलना चाहूंगा, अगर 100 रुपए आपको डेट में डालना है एग्जाम्पल के लिए, तो 50 रुपया कम से कम इमीडिएट डिप्लॉयमेंट आपका होना चाहिए। एनी सेल ऑफ इफ यू सी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स और सो, तो 25-25 करके आपको 2 ट्रांचेस में आपको पूरा अपना डेट का इन्वेस्टमेंट पूरा कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य जी, और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर अपना व्यू रखने के लिए।